दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले हैं इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 5 नंबर का यह आपका प्रथम यूनिट है। जो इसके जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों 5 नंबर का ये यूनिट है तो जाहिर सी बात है कि बड़े क्वेश्चन तो इससे आने वाले हैं नहीं। तो आएंगे कौन से क्वेश्चन दोस्तों? ऑप्शनल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले, या फिर 2 नंबर के, या फिर 3 नंबर के। बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं इस यूनिट में से। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। पहला प्रश्न है, अभावग्रस्त बालक की क्या खूबी है? यह कैसे न कैसे अपना मार्ग बना लेता है। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बचपन में बालक कहाँ घूमता है? बचपन में बालक कल्पना के सागर में घूमता है और वह बड़ा होने पर क्या बनना चाहता है इस पर विचार करता है। बड़ा होने पर उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, इन सभी के बारे में वो विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बचपन में बालक क्या प्रयास करता है? कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष कर बड़ों के सामने अपने को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वात्सल्य के आनंद के अभाव में बालक में किस प्रकार की छवि विकसित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्मुखी छवि। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बचपन के अनुभव किससे बनते हैं? बचपन के अनुभव समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव हैं जो सतत अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे किस स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क करने, कल्पनाएं करने और खेलने व हर परिस्थिति में आनंद लेने के स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, बच्चे रूठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हंसने लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद रूठ जाएंगे, फिर हंसने लगेंगे, खेल जाने लग जाएंगे। तो इस तरह से उनका जो है वो कार्यक्रम चलता रहता है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों में किन गुणों का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों से नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है, तो बड़प्पन भी आता है और भेदभाव होने की स्थिति में कुंठा को भी दर्शाता है। इसी प्रकार घर के बड़े सदस्यों का भय बच्चों के स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए बाधित करता है। वह खुलकर नहीं कह पाता कि वह क्यों गलत है। हिचकिचाहट होने लगती है उसको कि अगर मैं गलत निकला तो क्या होगा, है ना। तो इन सब के बारे में उसको हिचकिचाहट होने लगती है, तो उस वजह से वह स्पष्ट नहीं कर पाता, खुलकर नहीं कह पाता कि वह क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों का पढ़ने से नाता कौन जोड़ता है? बच्चों का पढ़ने से नाता कौन जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 8 अथवा में है, शिक्षक तथा बच्चे के बीच किस प्रकार का नाता होना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा प्यार, भरोसा और आत्मीयता बच्चे को पढ़ने के नाता जोड़ता है। प्यार, भरोसा और आत्मीयता। शिक्षक का स्नेहशील व्यवहार बच्चों के लिए सब कुछ सहज बना देता है। जटिल और नीरस लगने वाला विषय भी बच्चे के लिए सरस बन जाता है अगर शिक्षक उनको सही ढंग से ट्रेन करे, सही ढंग से उनसे प्यार से बात करे और उन्हें आसानी से समझाने लगे, तो कठिन और जटिल और नीरस शब्द विषय भी उनके लिए सरस बन जाता है। इसलिए शिक्षक एवं बच्चे के बीच प्यार भरा नाता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों की प्रकृति कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी, जिज्ञासु, भोले भाले, चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए, नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख, चुनौतीपूर्ण, चालाक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूडी, तार्किक और मनोयोगी आदि हो सकते हैं, मनमोजी आदि हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बच्चों के प्रकृति में कोई 4 प्रकार लिखिए, है ना। तो ऐसे कोई छोटा क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट, अपंग बच्चों को किस प्रकार का सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए? अपंग बच्चे, लंगड़े, लूले, उन बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपंग बच्चों के प्रति अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए। उपहास करना या नकल उतारना असक्षम व्यक्ति का जरूरता एवं भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता को
प्रतिबंधित करता है। इसका विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वे अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं। अपंग बच्चों के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ावा देना चाहिए और मनोबल बढ़ाने के हर जो है उच्चतम प्रयास हमें करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक अपंग व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपने को सब और कैसे समर्थ समझता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो है, एक अपंग व्यक्ति कड़ी मेहनत और पक्की लगन द्वारा एक परिवार की ओर से मिलने वाली सहायता और प्रोत्साहन से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ समझता है अपने आप को। अगर परिवार समाज उसको सहायता करेगा, प्रोत्साहित करेगा, तो वह हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए सुभा चंद्रन एक महिला है जिसका एक पैर कटा हुआ है, फिर भी उन्होंने कृत्रिम पैर से सारे शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन जारी रखा और उसमें श्रेष्ठता हासिल की। ये उदाहरण देकर आपको समझाना है, आप और कोई भी उदाहरण भी ले सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किसी व्यक्ति को सामाजिक भावनात्मक समस्या है या नहीं जानने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अपने आप को अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर है जो है वो है, सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया का क्षेत्र है व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से होने वाला परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव, माँ के स्पर्श के उत्तर में कोई शिशु का मुस्कुराना, किसी बच्चे का खेल में अपने साथी पर हमला करना, ये सभी सामाजिक भावनात्मक विकास के परिचायक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों गिजुभाई बधेका और इस यूनिट में और हैं, ए.एस. नील है, जॉन होल्ट है। तो इन सब के बारे में भी आपको बढ़िया तरीके से आपको जानकारी हासिल करनी है, गिजुभाई बधेका के बारे में, पूरे जीवन के बारे में उनके। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, तो गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है हमें। दोस्तों गिजुभाई बधेका के बारे में बात करें तो गिजुभाई बधेका के पूरे जीवन के बारे में और इन सब के बारे में भी आपको पूरी जानकारी लेनी है, उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, उसके जीवन काल के बारे में, उसने क्या क्या किन किन पुस्तकों का रचना करी। और इसके साथ साथ दोस्तों ए.एस. नील भी है, उसके बारे में भी आपको उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जानकारी आपको हासिल करनी है। और एक और हैं जॉन होल्ट हैं, तो उनके बारे में भी आपको दोस्तों पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ये 3 टॉपिक ही हैं दोस्तों इस पूरे यूनिट में जिनके बारे में व्यक्ति परिचय आपको पूछा जाएगा, जीवन परिचय। एक तो है गिजुभाई बधेका, दूसरा है ए.एस. नील और तीसरा है जॉन होल्ट, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा द्विविवाह स्वप्न, माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में शाला शिक्षा, शिक्षक हो तो, बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुच्छाली माँ मतलब मूछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है। 2015 में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी 2021 की एग्जाम में ये हो सकता है। तो मूछों वाली माँ के नाम से गिजुभाई बधेका प्रसिद्ध है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, गिजुभाई क्या नहीं चाहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा गिजुभाई शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से हो, ये नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सच्चा प्रेम क्या है। तो प्रेम के बारे में आपको एक लाइन लिखनी है। तो प्रेम हम बालकों को रुचि के काम करने दें और उन कामों के लिए जरूरी अनुकूलताएं खड़ी कर दें। जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है उसी क्षेत्र में उसे जाने दिया जाए तो वह पूरी लगन से, पूरे मन से कार्य करेगा, ऐसा जो है जो गिजुभाई बधेका का मानना था। गिजुभाई बधेका द्वारा स्थापित विद्यालय किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बाल मंदिर के नाम से। बाल मंदिर के नाम से विद्यालय जाने जाते थे, वो गिजुभाई बधेका ने बनवाए थे। गिजुभाई बधेका का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो गिजुभाई बधेका का जन्म भावनगर गुजरात के ज़िले में 15 नवंबर 1885 को हुआ, 15 नवंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयु के बढ़ने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयु के धीरे धीरे बढ़ने पर बच्चों के दिमाग पर या उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। उनकी मतलब छोटा बच्चा होगा तो वह खिलौनों के प्रति आकर्षित होगा, और थोड़ा बड़ा होगा तो
क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, आयु के बढ़ने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयु के बढ़ने से दोस्तों बच्चों की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, गीजू भाई ने कितनी किताबें लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 200 किताबें जो है वो गीजू भाई बदेका के द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 21 है, गीजू भाई बदेका द्वारा आयोजित मोंटेसरी सम्मेलनों का क्या ध्येय था। गीजू भाई बदेका द्वारा आयोजित मोंटेसरी सम्मेलनों का ध्येय था क्या, बच्चों और उनके बचपन के अहम बिंदुओं पर केंद्रित होकर बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान को जानकर व्यवहार में लाना था। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, गीजूभाई बदेका द्वारा रचित पुस्तकों का मुख्य विषय और केंद्र बिंदु क्या था। तो गीजूभाई बदेका द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उनका जो विषय थे वो थे बच्चे, शिक्षा, पर्यटन, हास्य था, परंतु उनका केंद्र बिंदु बच्चे, माता पिता और केवल शिक्षक थे। बच्चे, माता पिता और शिक्षक उनके केंद्र बिंदु थे। और जो विषय थे, जिन विषयों पर वो उन्होंने सारी अपनी बुक्स लिखी, वो थे बच्चों पर, शिक्षा पर, पर्यटन पर और हास्य पर। प्रश्न नंबर 23 की दोस्तों बात करें हम, तो प्रश्न नंबर 23 है, घर का व आसपास का वातावरण निर्दोष और निर्भय रखने के लिए क्या करना चाहिए तथा उसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें घर का व आसपास का वातावरण निर्दोष व निर्भय रखने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए। बच्चों को किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए। इसका बालक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे स्वतः सत्यवादी और ईमानदार बनते जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 की दोस्तों बात करें तो 24वां प्रश्न है, एएस नील किसके पक्षधर थे और किस प्रकार की शिक्षा में विश्वास रखते थे। तो एएस नील बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखते थे। प्रश्न नंबर 25वां की बात करें दोस्तों, तो प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या था। 2019 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो है, प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26वें की दोस्तों बात करें तो प्रश्न नंबर 26 है, बच्चों की खुशी के संबंध में एएस नील का क्या विश्वास था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों नील का विश्वास था कि बच्चों की खुशी बच्चे के बड़े होने में उनके निर्णय को अहम स्थान मिलने में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, नील किस तरह का स्कूल बनाना चाहते थे। नील ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जिसमें बच्चों को स्कूल के अनुरूप ढालने के बदले स्कूल को बच्चों के अनुरूप बनाया जाए। जहां बच्चे फिट न किए जाए, स्कूल ही उनको फिट हो। दोस्तों ये समर हिल स्कूल की बात हो रही है दोस्तों। अब आगे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नील के अनुसार समर हिल स्कूल की स्थापना के लिए किसकी ज़रूरत थी। तो नील के अनुसार दोस्तों ज़रूरत थी कि इस तथ्य में विश्वास हो कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है। जिस तरह का बच्चा हो उस तरह का विद्यालय उसको उपलब्ध करवाए, ये ऐसा एएस नील का प्रयास था। क्वेश्चन नंबर 29वां दोस्तों, नील पारंपरिक सामान्य स्कूलों को गलत क्यों मानते थे। नील सामान्य स्कूलों को गलत मानते थे क्योंकि वह वयस्कों की एक धारणा पर आधारित है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, उसको कैसे सीखना चाहिए। उनके अनुसार यह धारणा उस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान जन्मा ही नहीं था। प्रश्न नंबर 30वें की दोस्तों बात करें तो नील की दृष्टि से बच्चा स्वाभाविक रूप से कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नील की दृष्टि में बच्चा स्वाभाविक रूप से विवेकशील और यथार्थवादी होता है। प्रश्न नंबर 31 दोस्तों, अलेक्जेंडर सदरलैंड नील का संबंध किस विद्यालय विशेष से रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों समरहिल स्कूल से। प्रश्न नंबर 32वें की दोस्तों बात करें तो समरहिल की कौन सी कमी के प्राय लोग आलोचना करते हैं। समरहिल को दोस्तों मनमर्जी का स्कूल कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन की श्रेणी में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27वां वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुछ शिक्षा शास्त्रियों की दृष्टि में समरहिल स्कूल की कमियों के अछूता नहीं है, कैसे बताइए। अथवा समरहिल को मनमर्जी का स्कूल क्यों कहा जाता है। समरहिल के बारे में दोस्तों बात करेंगे इसमें कि क्यों उसको मनमर्जी का स्कूल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, समरहिल स्कूल की कमियां निम्नलिखित है। तो पहली जो कमी है, समरहिल को मनमर्जी का स्कूल कहा जाता है कि यह जंगली लोगों का स्कूल है जिसमें न कोई कायदा, न कोई कानून, न कोई शिष्टाचार होता है। दूसरी जो कमी है इसकी जो है, समरहिल में बच्चों को मुक्त
छोड़ा दिया जाता है, अर्थात उनके किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जहाँ वे रहते थे उनके कमरों का निरीक्षण भी नहीं किया जाता था। उनके कमरों का हालात पर कोई टोकता नहीं था, वे अपनी मर्जी से तैयार होते थे। तीसरी जो कमी है दोस्तों, समरहील में अनुशासन, नैतिक मूल्यों का विकास आदि बातें भी नहीं सिखाई जाती थी जैसा कि अन्य स्कूलों में होता है। फिर भी इन कमियों के बावजूद समरहील एक ऐसा स्कूल था जहाँ बच्चों को बिना रोक टोक के स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, 28वां क्वेश्चन, समरहील स्कूल की स्थापना किस मूल सिद्धांत के आधार पर की गई थी? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में आने के पूरे चांसेज हैं इस प्रश्न के। इसका राइट आंसर है दोस्तों, बच्चा स्वभाव से विवेकशील और यथार्थवादी होता है, अतः अगर उसे वयस्कों के सुझावों के बिना अपने भरोसे छोड़ा जाए तो जिस सीमा तक विकसित होना उसके लिए संभव है वह होता है। बचपन का समय अपने व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में लगाने की स्वतंत्रता का समय होना चाहिए। चरित्र के विकास में भय को भूमिका नहीं हो सकती। समरहील में यह आस्था थी कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है, उसका पक्ष लिया जाना चाहिए, उसके प्रयासों का अनुदर्शन होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता व समानता का अधिकार होना चाहिए, उसे स्कूल का व्यवस्था और नियम बनाने के भाग में लेने का हक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए जॉन होल्ट का क्या मान्यता रही है? स्पष्ट करना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, जॉन होल्ट का मानना है कि बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है, जॉन होल्ट का मानना था। जॉन होल्ट के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को विद्यालय के कठोर नियमों में बांधकर पूरा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार बच्चे सीखने, समझने और रचने के जन्मजात और असीम सामर्थ्य का केवल एक छोटा भाग ही स्कूलों में विकसित कर पाते हैं, जबकि जीवन के 2-3 प्रारंभिक वर्षों में इस सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हैं। जॉन होल्ट के अनुसार बच्चों के भय एवं दंड के वातावरण में नहीं सिखाया जा सकता। उनके अनुसार परंपरागत स्कूल जहां शिक्षक बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बच्चे मात्र श्रवण का कार्य करते हैं, वह सीखने की प्रक्रिया को उबाऊ बना देता है। इसलिए ऐसे स्कूलों के कारण बच्चे असफल होते हैं, बच्चे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। दोस्तों यूनिट 1 के दोस्तों हमने सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से उन सभी की हमने बात कर ली है। और दोस्तों विशेष रूप से आपको एस नील, जॉन होल्ट और गिजुभाई बदेगा के बारे में आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेनी है। ये 3 टॉपिक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के, और आपके 5 नंबर दोस्तों इन्हीं में से आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।